हाल में खबर आ रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की खबर आने से थोड़ी देर पहले एक बयान भी सामने आया जिसमें ओली ने कहा कि वह 9 सितंबर की शाम 6 बजे एक बैठक करेंगे। जितनी भी समस्या देश में चल रही हैं, जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उन पर शांति से बैठक करेंगे और उन पर हल निकालेंगे। खबर यह भी आ रही है कि उनके ऑफिस में भी हजारों प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारी घुस गए थे। अब बात कर लेते हैं कि किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दिया है। जब प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ इस्तीफे की खबर आई थी तो उससे पहले दो और खबरें आई थी। पहली खबर यह थी कि नेपाली सेना के प्रमुख जो हैं अशोक राज सिंदेल, उन्होंने केपी शर्मा ओली से बात की और कहा कि आप पद छोड़ दीजिए, हम सारी स्थिति को संभाल लेंगे और आप अगर सुरक्षित निकलना चाहते हैं तो हम उसमें भी आपकी मदद करेंगे। इससे पहले एक खबर आई कि एक हिमालयन एयरलाइन है, प्राइवेट एयरलाइन है नेपाल की, उसका एक प्लेन तैयार है और केपी शर्मा को दुबई ले जा सकता है और वजह बताई गई है कि इलाज की वजह से उनको दुबई जाना पड़ेगा। और इन दोनों खबरों के बाद केपी शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। केपी शर्मा ओली की उम्र 73 साल की हो गई है और उनका एक किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। क्योंकि सेहत की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि उनका एक बार 2019 से 2020 के आसपास उनका अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया था। उसका इलाज उन्होंने काठमांडू में करवाया था और उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट दिल्ली में हुआ था। तो उनकी सेहत खराब रहती है और पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है नेपाल में। उनके बाद यह हालत हुई है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और उससे पहले गृह मंत्री ने कल ही इस्तीफा दे दिया था जब 20 लोगों की मौत हो गई प्रदर्शनकारियों में। उसके बाद आज दो और मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। कृषि मंत्री और नेपाल के हेल्थ मिनिस्टर ने भी इस्तीफा दे दिया है। आज बड़ी राजनीतिक तौर पर चुनौतीपूर्ण स्थिति है। 3 मंत्री और खुद प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि जेनजी प्रोटेस्ट के पीछे क्या कारण है। बताया जा रहा है कि ये जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर बैन लगाने का सरकार ने फैसला लिया था, जिसके विरोध में बहुत सारे जेनजी प्रोटेस्टर्स सड़क पर उतर आए थे। लेकिन इसके पीछे करप्शन का भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। सोशल मीडिया बैन जो नेपाल में अभी कुछ दिन पहले सरकार ने फैसला लिया था, एक ट्रिगर का काम कर रहा है। बस एक जो ऑलरेडी गुस्सा वहाँ के युवकों के बीच था उसे हवा देने का काम किया जा रहा है। बेसिकली ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, जो पूरा गुस्सा है युवकों के बीच, ये वहाँ पे करप्शन के खिलाफ है। 2008 के बाद राजशाही जब खत्म हुई उसके बाद कम्युनिटी पार्टी ने टेक ओवर किया। तब से ही लगातार धीरे धीरे जो युवकों को हमेशा से एक कंप्लेन रही है कि जो बेरोजगारी बढ़ गई है, जो महंगाई बढ़ रही है, या जितने भी तरीके के करप्शन केस हुए हैं उन पर कुछ खास कार्रवाई की नहीं गई है सरकार की तरफ से। और पूरे प्रोटेस्ट के पीछे एक नेपोकिड करके टर्म है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो नेपोकिड यहाँ पे उन लोगों को के लिए इस्तेमाल किए गए हैं जो नेताओं के बच्चे हैं या फिर उनकी जिनकी ऐशो आराम की ज़िंदगी है, भाई भतीजे वाले जो पूरे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं नेपाल में और उनके खिलाफ नेपाल की आवाम के बीच जो ये गुस्सा था, वो सारा गुस्सा जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्टिव थे तो उस पर दिखते थे। यानी कि ऑनलाइन जो कमेंट्स वगैरह करते थे, वीडियो अपलोड करते थे, उन पर दिख जाते थे। अब जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये सारे बैन हो चुके हैं तो लोग सड़क पर उतर आए हैं। इसलिए जब कल सरकार ने लोगों का गुस्सा देखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अनबैन भी कर दिया तो इन युवकों का अपना प्रोटेस्ट पीछे नहीं लिया। लगातार उन्होंने केपी शर्मा को रिजाइनेशन की डिमांड करते रहे और आज उनके बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी रिज़ाइन कर दिया है। भारत सरकार ने भी एक प्रेस रिलीज़ की है जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी भारतीय लोग रह रहे हैं वहाँ पे उनके लिए एक निर्देश है कि आराम से रहें, शांति से रहें वहाँ पे, और जितने लोगों की मौत हुई है उनके लिए दुख जताया गया है। अब बात कर लेते हैं कि भारत के साथ ओली के कैसे रिश्ते थे।
कैसे रिश्ते हैं, तो केपी शर्मा ओली का पूरा नाम खड़ग प्रसाद शर्मा ओली है और उनके नरम गरम रिश्ते रहते हैं। जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो वो नेपाल की संसद में गए थे और उसके बाद नेपाल में भूकंप आया था, उसमें भी भारत ने बढ़ चढ़कर उनकी मदद की थी। लेकिन 2015 में एक प्रोटेस्ट हुआ था, मधेसी प्रोटेस्ट। मधेसी को आसान भाषा में अगर बताएं तो भारतीय मूल के जो लोग नेपाल में रहते हैं उनको मधेसी कहते हैं। तो उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया 2015 में, जब वहाँ का नया संविधान आया था और यह कहा गया कि जब भारत में किसी लड़की की शादी होती है तो नेपाल में उसको 7 साल तक रहना पड़ेगा, तभी नागरिकता मिलेगी। और उनका ये भी कहना है कि मधेसी लोग का भी नेपाल का जो संविधान है वहाँ पे लोग चुने जाते हैं, उनमें मधेसी की भूमिका कम रहती है। तो पहाड़ी इलाके हैं उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलता है। और उसके बाद बहुत हिंसा हुई वहाँ पर और इंडिया के सीमा को बंद कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारी हिंसा हुई तो इंडिया ने अपनी सीमा बंद कर दी। आपको बता दें कि नेपाल और इंडिया के बीच जो है बहुत छोटी सीमा है, बस एक पहाड़ बीच में आता है और उसके बाद दोनों से देश में आने जाने के लिए वीज़ा भी नहीं लगता है, बॉर्डर का वीज़ा भी नहीं लगता, बस ऐसे ही जा सकते हैं। तो वही बॉर्डर इंडिया ने बंद कर दिया, तो भारत ने वही बॉर्डर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद भारत और नेपाल के संबंध खराब हुए, नेपाल में भारत विरोधी प्रोटेस्ट भी हुए और उसके बाद एक जो विवाद का कारण बना, नेपाल ने एक मैप बनाया और उसको बोला कि ये हमारा मैप है और उसमें 3 जगह है, काला पानी, लिपू लेक और लिपियाधुरा। ये जो 3 विवादित क्षेत्र थे उसको बताया कि ये नेपाल के हैं। भारत ने इस पर ऐतराज़ जताया तो केपी ओली को चीन जाते हुए देखा गया। उसके बाद केपी ओली को ज़्यादातर चीन जाते हुए देखा गया। 16 सितंबर 2025 में वो भारत आने वाले थे, लेकिन जो दुर्घटना हुई है उसके बाद अब लगता नहीं है कि केपी ओली आ पाएंगे, भारत का दौरा हो पाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको और अपडेट चाहिए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।